science and technology. अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सोनिया लोधी। आप देख रहे हैं पीटीवी न्यूज़। प्रोग्राम है वर्ल्ड इन व्यू। सबसे पहले आप सभी को खुशामदीद कहना चाहूंगी अपने प्रोग्राम में, और उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग खैर-ओ-आफियत से होंगे। एवरी सैटरडे हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं पूरी दुनिया से कुछ मुनफरिद और इंटरेस्टिंग न्यूज़। आज भी यही सिलसिला जारी रहेगा। चलते हैं सीधा समरी के जानिब कि आज की एपिसोड में आप क्या क्या देख सकेंगे। पाकिस्तान का सैटेलाइट, वज़ीर आज़म का इक़्तिसादी ताउन तंजीम से खिताब, कोरोना आलमी मंजरनामा, म्यांमार में फौजी बगावत के खिलाफ मुजाहिरे, ऑस्ट्रेलिया में तुलबा की मुहिम, जापानी अरबपति का चांद की सैर का मंसूबा, अक़वाम मुत्तहिदा की यमन के लिए इमदाद की अपील, पाक चीन दोस्ती के 70 साल, इसराइल के खिलाफ जंगी जराइम की तहकीकात, ईरान न्यूक्लियर मुआहिदा और इसके अलावा बहुत कुछ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इक़्तिसादी ताउन तंजीम के इजलास से वर्चुअल खिताब करते हुए कहा कि पायदार तरक्की के लिए इलाकाई ताउन नागज़ीर है। उन्होंने तंजीम के रुकन ममालिक के माबैन मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने के लिए 6 निकाती एजेंडा भी पेश किया। देखते हैं तफसीलात इस रिपोर्ट में। रवां हफ्ते इक़्तिसादी ताउन तंजीम के 14वें सरबराह इजलास से वर्चुअल खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने तुर्की के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान को इक़्तिसादी ताउन तंजीम के 14वें सरबराह इजलास की कुर्सी सदारत संभालने पर मुबारकबाद दी और कहा इक़्तिसादी ताउन तंजीम का आइंदा इजलास तुर्कमानिस्तान में होगा। वज़ीर आज़म ने सदर इल्हाम अलीयव को भी आज़रबाईजान के मकबूजा इलाके आज़ाद कराने पर भी मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा दुनिया भर के ममालिक की तरह इक़्तिसादी ताउन तंजीम के रुकन ममालिक भी वबा से मुआशी तौर पर मुतासिर हुए हैं और दुनिया को वबा की वजह से मुख्तलिफ किस्म के चैलेंजेस का सामना है। तरक्की पजीर ममालिक इस वबा की वजह से बहुत शदीद मुतासिर हुए हैं और हमारी मईशत को नुकसान पहुँचा है। हमें अपनी आवाम को वबा और भूख का निशाना बनने से महफूज रखने के लिए जरूरी इक़दाम करने होंगे। वज़ीर आज़म का कहना था कि दुनिया में वैक्सीन की मुसावियाना अफ्राहमी जरूरी है। जब तक लोग महफूज नहीं होंगे कोई महफूज नहीं होगा। वज़ीर आज़म ने कहा हर साल गरीब ममालिक से $1 ट्रिलियन अमीर और महफूज तस्वुर किए जाने वाले ममालिक को मुंतकिल होते हैं। कोरोना की सेहत और मईशत पर असरात के अलावा मजहबी मुनाफरत भी सामने आई है। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक और हमारे हमसाये में ये सूरत हाल रही है कि मकबूजा वादी में हक खुद इरादियत के लिए जिद्दोजहद करने वाले अफराद को कोरोना वबा की आड़ में दीवार से लगाया गया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि ये जरूरी है कि इस्लाम को दहशतगर्दी के साथ जोड़ने की हर कोशिश को नाकाम बनाया जाए। इसी तरह हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी को भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा इस्लाम फोबिया के तदारुक के लिए पाकिस्तान और तुर्की मिलकर काविशें कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा अफगानिस्तान में अमन इस सिलसिले में पेशरफ्त के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात की कामयाबी पायदार तरक्की के लिए मुआविन साबित होगी। उन्होंने कहा इक़्तिसादी ताउन तंजीम के रुकन ममालिक को सेहत का एक मजबूत निज़ाम वज़ा करना होगा जो मुस्तक़बिल में वबा जैसे बहरानों से निपटने में मददगार साबित हो। वज़ीर आज़म का कहना था तंजीम के रुकन ममालिक को तिजारत के लिए ट्रांसपोर्ट का जामा निज़ाम वज़ा करने की जरूरत है। उन्होंने कहा इस्लामाबाद, इस्तांबुल, तेहरान कार्गो ट्रेन के साथ साथ उज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान रेलवे राब्ता इलाके में तरक्की के लिए अहम है और पाकिस्तान इक़्तिसादी ताउन तंजीम के विजन 2025 पर अमल दरामद में मुकम्मल ताउन करेगा। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती को 70 साल हो गए हैं। दोनों ममालिक ताल्लुकात को मजीद मजबूत और मुस्तहकम करने के लिए पुरअज़म हैं। पाक चीन लाजवाल दोस्ती के 70 साला जश्न पर वीडियो लिंक की तकरीब की तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान और चीन की लाजवाल दोस्ती के 70 साल मुकम्मल हो गए हैं। दोनों ममालिक ताल्लुकात को मजीद मजबूत और मुस्तहकम करने के लिए पुरअज़्म हैं। दोस्ती के 70 साला जश्न पर वीडियो लिंक तकरीब से खिताब करते हुए वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि चेयरमैन मौज़े तंग और वजीर आज़म चू एन लाई ने पाक चीन ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने में तारीखी किरदार अदा किया। पाक चीन ताल्लुकात खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के ज़ामिन हैं। चीन ने पाकिस्तान के कलीदी मुआशी और तरक्याती तरजीहात के मामलात में हमारी मदद की है।
قومی ترقی کے لیے پاک چین اقتصادی راہداری کے ناگزیر ہونے پر پاکستان میں مکمل سیاسی اتفاق رائے موجود ہے۔ رواں ہفتے دوستی کے 70 سالہ جشن کی تقریب بیک وقت وزارت خارجہ پاکستان اور وزارت خارجہ چین میں منعقد ہوئی۔ دونوں ممالک کے وزرائے خارجہ نے بذریعہ ویڈیو لنک تقریب میں شرکت کی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ میرے لیے انتہائی مسرت کی بات ہے کہ میں چینی وزیر خارجہ وانگ زی کے ہمراہ پاک چین لازوال دوستی کے 70 سالہ جشن کا افتتاح کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ پچھلے 70 سالوں میں پاک چین تعلقات وسیع البنیاد، طویل المدتی شراکت داری میں تبدیل ہوئے ہیں۔ ہمیں خوشی ہے کہ پاکستان ان اولین ممالک میں شامل ہے جنہوں نے سب سے پہلے چین کی ریاست کو تسلیم کیا۔ چین کا 3 دہائیوں میں 80 کروڑ لوگوں کو غربت سے نجات دلانے کا تجربہ انسانی تاریخ میں منفرد حیثیت رکھتا ہے۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ پاکستان ون چائنا پالیسی کی مکمل تائید و حمایت کرتا ہے۔ انہوں نے کہا ہم رواں برس صدر شی جن پنگ کے دورہ پاکستان کے منتظر ہیں۔ دونوں ممالک نے مشکل میں ایک دوسرے کے کام آنے کی اپنی شاندار روایت نبھائی ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا پاکستان چینی صدر کے بیلٹ اینڈ روڈ اقدام کی حمایت کرتا ہے۔ یہ منصوبہ رابطے بنانے اور عالمی معاشی نشوونما میں کلیدی اہمیت کا حامل ہے۔ چین کے وزیر خارجہ وانگ زی نے کہا کہ گزشتہ 70 برسوں میں چین اور پاکستان نے مل کر تمام تر مشکلات پر قابو پاتے ہوئے منفرد آہنی دوستی تشکیل دی ہے اور پاک چین دوستی دونوں ممالک کا سب سے قیمتی اسٹریٹجک اثاثہ بن چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاک چین دوستی کی تاریخ بہت طویل ہے۔ قدیم شاہراہ ریشم نے 2000 سال قبل ہی چین اور پاکستان کو مربوط کر دیا تھا۔ چینی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ پاک چین دوستی کی جڑیں انتہائی مضبوط ہیں۔ دونوں ممالک ایک دوسرے کے کلیدی مفادات اور اہم تحفظات سے وابستہ امور میں ہمیشہ ایک دوسرے کی مضبوطی سے حمایت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عوامی جمہوریہ چین کی سفارتکاری کو فروغ دینے کا کلیدی موقع ہو یا پھر پاکستان کو درپیش ملکی بحران اور قومی وقار کے دفاع کے کلیدی لمحات، چین اور پاکستان ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پاکستان میں تعینات چین کے سفیر نے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے وزارت خارجہ میں ملاقات کی۔ بات چیت میں دو طرفہ تعلقات، مختلف شعبہ جات میں کثیر الجہتی تعاون کو فروغ سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم اسی عزم کے ساتھ اس دوستی کو مزید مستحکم بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ چینی سفیر نے کہا کہ پاک چین راہداری کے منصوبوں کی بروقت تکمیل میں بھرپور تعاون جاری رکھیں گے۔ پاکستان کے ساتھ صنعت سازی اور زرعی شعبے کے فروغ میں بھی بھرپور کردار ادا کرتے رہیں گے۔ افغانستان میں ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ تشدد میں اضافہ ہو رہا ہے اور ہر دوسرا شخص اس کا نشانہ بن رہا ہے۔ رواں ہفتے امریکی نمائندہ خصوصی زلمے خلیل زاد نے افغانستان میں سرکاری عہدیداروں اور افغان سیاسی قیادت سے ملاقاتیں کی ہیں۔ تفصیلات دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ افغانستان میں امن عمل کے لیے ہونے والے امریکہ طالبان معاہدے کو 1 سال مکمل ہو گیا ہے، لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ افغانستان میں پرتشدد کارروائیوں اور دہشت گرد حملوں میں اضافہ ہو رہا ہے، جس میں مرد و زن ان حملوں کا نشانہ بن رہے ہیں۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق رواں ہفتے امریکی نمائندہ خصوصی برائے افغانستان زلمے خلیل زاد جو بائیڈن انتظامیہ کی طرف سے افغان امن معاہدے پر نظر ثانی کے فیصلے کے بعد کابل پہنچے۔ افغان صدارتی محل سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ دونوں نے امن عمل کے اگلے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا اور کوششوں کو تیز کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔ زلمے خلیل زاد نے افغان امن عمل کو آگے بڑھانے کے لیے ملکی اور عالمی سفارتکاری پر علاقائی اور عالمی اتفاق رائے کا مطالبہ کیا اور افغانستان میں امن برقرار رکھنے کے لیے امریکہ کے مؤثر کردار کے عزم کا یقین دلایا۔ زلمے خلیل زاد نے وعدہ کیا کہ امریکہ افغانستان میں پائیدار امن کو یقینی بنانے کے لیے مؤثر کردار ادا کرے گا۔ افغان مصالحتی کونسل کی سربراہ عبداللہ کے دفتر سے جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ زلمے خلیل زاد اور عبداللہ نے امن مذاکرات، نئی امریکی انتظامیہ کی جانب سے دوحہ امن معاہدے پر نظر ثانی، امن عمل میں تیزی، تشدد میں کمی اور مذاکرات کے عمل کو آگے بڑھانے اور افغانستان میں دیرپا امن کے لیے طریقہ کار سمیت بین الافغان مذاکرات کے دوسرے دور پر تبادلہ خیال کیا۔ امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ زلمے خلیل زاد افغان رہنماؤں اور علاقائی ممالک کے ساتھ بات چیت کا دوبارہ
आगाज करेंगे। डॉक्टर अब्दुल्ला ने ट्विटर पैगाम में कहा कि उन्होंने बाइडन की क़यादत में साबिका इंतजामिया के साथ तय पाने वाले अमन अमल और अमेरिका तालिबान के मुआहदे के हालिया किरदार के हवाले से तबादला ख्याल किया। हमने तशद्दुद और अमन मुज़ाकरात के फौरी खात्मे के लिए अपने मुतालबे का अयादा किया है। अफगान तालिबान ने अपने बयान में मुतालबा किया है कि तमाम गैर मुल्की अफवाज तयशुदा मुआहदे के तहत अफगानिस्तान से अपने इनखला को यकीनी बनाएं। उन्होंने अपने साथियों की रिहाई का भी मुतालबा किया है। ज़ल्मे खलीलजाद दोहा में तालिबान रहनुमाओं से भी मुलाकातें करेंगे। एक तरफ अमेरिका की तरफ से मुआहदे पर नजरसानी के ऐलान के बाद ज़ल्मे खलीलजाद ने बाइडन इंतजामिया के दौर में दोबारा से अमन अमल की कोशिशें तेज कर दी हैं और दूसरी तरफ अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात में बेपनाह इजाफा हुआ है। रवां हफ्ते जलालाबाद में नामालूम अफराद ने 3 खवातीन मीडिया वर्करों को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। नंगरहार के मकामी अस्पताल के तर्जमान जाहिर अदील ने हलाकतों की तस्दीक की। निजी टीवी के डायरेक्टर न्यूज का कहना है कि तीनों खवातीन को उस वक्त निशाना बनाया गया जब वो टीवी स्टेशन से घरों को जा रही थीं। नंगरहार पुलिस के सरबराह के मुताबिक खवातीन को 2 अलहदा हमलों में निशाना बनाया गया। हमले के बाद एक हमला आवर फरार होते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। तालिबान ने हमले में मुलव्विस होने की तरदीद की और दाइश ने खवातीन मीडिया वर्कर्स की हलाकत की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। अफगानिस्तान में गुज़िश्ता रोज के दौरान दहशतगर्द हमलों और झड़पों में 90 अफराद हलाक हो गए, जिनमें 8 आम शहरी, 5 अफगान फोर्सेस के मेंबरान और 77 तालिबान अस्करियत पसंद शामिल हैं। मोदी हुकूमत के लाए गए मुतनाज़ा ज़रई क़वानीन के खिलाफ किसान अब भी एहतजाज कर रहे हैं। अब दलित कम्युनिटी, सहाफ़ी और दूसरी लेबर तंजीमें भी किसान यूनियन के एहतजाज में शामिल हो चुकी हैं। आइए तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। मोदी हुकूमत की तरफ से लाए गए मुतनाज़े ज़रई क़वानीन के खिलाफ किसानों के एहतजाज को 100 दिन मुकम्मल हो गए हैं। आज भारतीय किसान यूनियन ने ज़रई मुतनाज़े क़वानीन के खिलाफ अपने एहतजाज के 100वें रोज मुल्क की मसरूफ तरीन शाहराहों और सड़कों को बंद कर दिया और मोदी हुकूमत से मुतनाज़े ज़रई क़वानीन को वापस लेने का मुतालबा करते हुए कहा, जब तक क़वानीन वापस नहीं होंगे किसान यूनियन अपना एहतजाज जारी रखेगी। आलमी खबर रसां इदारे के मुताबिक गुज़िश्ता 100 रोज से भारतीय किसान मोदी हुकूमत की तरफ से लाए गए ज़रई क़वानीन के खिलाफ सरापाए एहतजाज हैं और हजारों किसान दिल्ली के बाहर खैमज़न हैं और हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि मुतनाज़े ज़रई क़वानीन को वापस लिया जाए। भारत की शुमाली रियासतों बनाम हरियाणा और उत्तर प्रदेश ने आज एक्सप्रेस वे को 5 घंटे तक बंद रखा। किसान रहनुमा दर्शन पाल का कहना है कि उन्हें यकीन है कि एहतजाज के 100 दिन मुकम्मल होने पर मोदी हुकूमत पर अखलाकी दबाव में इजाफा होगा। उन्होंने कहा, मौसम की तलखियों के बावजूद किसान अपने मकसद के लिए डटे हुए हैं। किसान रहनुमा का कहना था कि ये एहतजाज हुकूमत को कमजोर करेगा और उसे किसानों के साथ मुज़ाकरात के लिए झुकना पड़ेगा। किसान यूनियन और मोदी हुकूमत के माबैन मुज़ाकरात के मुतअद्दिद दौर नाकाम हो चुके हैं और किसान तहरीक को मकामी और आलमी तौर पर पजीराई मिल रही है। किसान रहनुमा राकेश तकेट ने 5 रियासतों के हंगामी दौरों का ऐलान किया है, जबकि काले क़वानीन के खिलाफ सारे काश्तकार किसान तहरीक के साथ दे रहे हैं। किसानों के एहतजाज की रिपोर्टिंग को कवरेज न मिलने पर भारतीय सहाफ़ी, दलित कम्युनिटी और साबिक फौजी भी किसान तहरीक की हिमायत कर रहे हैं। कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने कहा है कि ज़रई क़वानीन बदलने के लिए सियासी रहनुमाओं को मुशावरत में शामिल किया जाए और उनको एतमाद में लिया जाए। सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि इदारों के दरमियान तवाज़ुन बिगड़ता है तो मुल्क में बदअमनी पैदा हो जाती है। राहुल गांधी ने कहा कि गुज़िश्ता 6 साल से सभी इदारों पर मुनज़्ज़म तरीके से हमला किया जा रहा है। सेकुलरिज्म हमारी सकाफत और तारीख की बुनियाद है, लेकिन इस मुल्क में सेकुलरिज्म पर हमला हो रहा है। RSS और BJP इसकी क़यादत कर रहे हैं। ये सिर्फ आइन पर हमला नहीं है बल्कि तारीख और सकाफत पर भी हमला है। इसे रोकना बहुत जरूरी है। हर किसान तहरीक से अपनी आलमी तौर पर होने वाली हजीमत का बदला लेने के लिए मोदी हुकूमत ने किसानों के लिए पानी बंद कर दिया है, जिस पर काश्तकारों ने एहतजाज गाह में वाटर कैंप लगा लिए हैं। किसान रहनुमा राकेश तकेट ने कहा है कि लड़ाई लंबी चलेगी। मोदी सरकार से बातचीत का कोई इम्कान नहीं है। उन्होंने कहा कि बड़ी कंपनियां सब कुछ खा जाएंगी, भारत में अनाज का बहरान पैदा हो जाएगा। दुनिया भर में कोरोना की लहर जारी है और हर गुजरते दिन के साथ साथ आलमी वबा से लाखों लोग मुतासिर हो रहे हैं। दुनिया में कोरोना से होने वाली अमवात से मुतालिक एक रिपोर्ट में कहा गया है कि सबसे ज्यादा अमवात ऐसे ममालिक में हुई हैं जहां लोग मोटापे का शिकार हैं। मरीजों की तादाद और वैक्सीन की गरीब ममालिक को तकसीम के हवाले से देखते हैं ये तफसीली रिपोर्ट।
कोरोना वायरस ने आलमी वबा की शक्ल अख्तियार करते हुए दुनिया भर के ममालिक में बसने वाले अफराद को मुतासिर किया है और हर गुजरते दिन के साथ इस वबा से लाखों लोग मुतासिर हो रहे हैं। कोरोना से होने वाली अमवात से मुतल्लिक एक रिपोर्ट में कहा गया है कि इस वायरस से मरने वाले अफराद की अक्सरियत ऐसे ममालिक से है जहाँ लोगों में मोटापे की शरह ज्यादा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मोटापे का शिकार लोगों में कोरोना से मरने की शरह 10 गुना ज्यादा है। आलमी खबरसां इदारे के मुताबिक रवां हफ्ते मंजर आम पर आने वाली रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना वायरस के शिकार होने वाले 25 लाख अफराद में से 22 लाख लोग ऐसे ममालिक में लुक्मा अजल बने हैं जहां आबादी में मोटापे और फरबापन की शरह ज्यादा है। कोरोना से होने वाली अमवात की इस तजियाती रिपोर्ट में लिखा गया है कि इस वक्त तक मौत के मुंह में जाने वाले लोगों की 90% तादाद मोटापे का शिकार ममालिक से ताल्लुक रखती है। इस रिपोर्ट को लिखने के लिए आलमी इदारा सेहत और जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अदद शुमार से इस्तेफादा किया गया है और रिपोर्ट में अमरीका और बरतानिया की मिसाल दी गई है कि यहाँ मरने वालों की तादाद ज्यादा होने का सबब दोनों ममालिक में मोटापे की शरह में ज्यादती है। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक बरतानिया में शरह अमवात दुनिया भर में तीसरे नंबर पर है और मोटापे में इसका दुनिया भर में चौथा नंबर है। यहाँ पर 10,000 कोरोना से मुतासरा मरीजों में से 184 अफराद की मौत हुई है। इस तरह अमरीका में हर 10,000 कोरोना के मुतासरा अफराद में से 153 लोग मौत का लुकमा बने हैं और अमरीका की 67.9% आबादी मोटापे का शिकार है। वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन का कहना है कि दुनिया भर की हुकूमतों के लिए जरूरी है कि वो अपने लोगों को मोटापे से महफूज रखने के लिए तवील मुद्दती मनसूबाबंदी करें और लोगों को इस खतरे से आगाह करें कि मोटापे का मर्ज कोरोना वायरस के शिकार होने में मददगार साबित होता है और मुतासरा अफराद में अमवात की शरह बढ़ा देता है। रवां हफ्ते कोवैक्स प्रोग्राम के तहत वैक्सीन की तकसीम के हवाले से आलमी इदारा सेहत का कहना है कि दुनिया भर में 142 ममालिक को 237 मिलियन वैक्सीन की खुराकें तकसीम की जाएंगी और ये अमल इस साल मई तक मुकम्मल किया जाएगा। आलमी इदारा सेहत गरीब ममालिक और वैक्सीन की खरीदारी से आरी ममालिक को एस्ट्राज़ेनेका वैक्सीन की खुराकें तकसीम करेगा। आलमी इदारे सेहत के डायरेक्टर जनरल टेडोर अडोनम का कहना है कि अंगोला, कंबोडिया, जमहूरिया कांगो और नाइजीरिया को रवां हफ्ते वैक्सीन की फराहमी मुतवक्के है। मरीजों की तादाद के हवाले से अमरीका सरह फहरिस्त है। यहाँ कुल मुतासरा अफराद की तादाद 29.5 मिलियन से तजावुज कर गई है, जिनमें से 20 मिलियन से ज्यादा अफराद सेहतयाब हो चुके हैं और 5,35,000 के लगभग मरीज लुक्मा अजल बन चुके हैं। यहाँ एक्टिव केसेस की तादाद लगभग 9 मिलियन है, जिनमें से 14,000 की हालत खतरे में है। मरीजों की तादाद के हवाले से भारत दूसरे नंबर पर है। यहाँ कुल मुतासरा मरीजों की तादाद 11 मिलियन से ज्यादा है, जिनमें से 10 मिलियन से ज्यादा मुतासरा अफराद सेहतयाब हो चुके हैं और 1,58,000 अमवात हो चुकी हैं। यहाँ एक्टिव केसेस की तादाद 1,78,000 है, जिनमें से 9,000 की हालत तशवीशनाक है। मरीजों की तादाद के हवाले से ब्राजील तीसरे नंबर पर है। यहाँ कुल मुतासरा अफराद की तादाद 1,08,00,000 के करीब है, जिनमें से 96 लाख से ज्यादा मरीज सेहतयाब हो चुके हैं और 2,61,000 से ज्यादा लोग वबा का शिकार हो गए हैं। यहाँ एक्टिव केसेस की तादाद लगभग 9 लाख है, जिनमें से 8,000 से ज्यादा की हालत खतरे में है। मरीजों की तादाद के हवाले से रूस चौथे नंबर पर है। यहाँ मरीजों की तादाद 43 लाख के करीब है, जिनमें से 39 लाख के करीब मरीज सेहतयाब हो चुके हैं और 87,000 से ज्यादा लोग हलाक हो गए हैं। यहाँ एक्टिव केसेस की तादाद 3,30,000 से ज्यादा है, जिनमें से 2,500 की हालत खतरे में है। मरीजों की तादाद के हवाले से बरतानिया 5वें नंबर पर है। यहाँ कुल मुतासरा अफराद की तादाद 42 लाख से तजावुज कर गई है, जिनमें से 31 लाख सेहतयाब हो चुके हैं और 1,25,000 अमवात हो चुकी हैं। यहाँ एक्टिव केसेस की तादाद 9,80,000 से ज्यादा है, जिनमें से 1,600 से ज्यादा मरीजों की हालत तशवीशनाक है। ईरान न्यूक्लियर मुआहदे के हवाले से ईरानी सदर का कहना है कि मुआहदे की पासदारी के लिए सिर्फ बातचीत और मुज़ाकरात काफी नहीं है। दूसरी तरफ आलमी जोहरी तवानाई एजेंसी के सरबरा राफेल ग्रॉसी ने मीडिया को बताया है कि वो अगले महीने ईरानी हुक्काम से मुलाकात करेंगे। आइए तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। ईरान के जौहरी प्रोग्राम के हवाले से ईरानी सदर हसन रूहानी का कहना है कि न्यूक्लियर मुआहदे के हवाले से अमेरिका को बातचीत और मुज़ाकरात से बढ़कर अमली इक़दाम करने होंगे। आलमी खबरसां इदारे के मुताबिक ईरानी सदर हसन रूहानी ने काबीना के इजलास में बातचीत करते हुए अमेरिका से मुतालबा किया है कि 2015 में होने वाले जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन के हवाले से सिर्फ बातचीत और मुज़ाकरात नाकाफी हैं। इसके लिए अमेरिका को अमली इक़दाम करना होंगे। उन्होंने कहा कि अमेरिका दावा करता है कि वो न्यूक्लियर मुआहदे में वापस शामिल होना चाहता है और दूसरे फ्रीक़ैन से मुआहदे की पासदारी का ख़्वाह है, तो इस मकसद के लिए उसे सिर्फ मुज़ाकरात और बातचीत से आगे बढ़कर अमली इक़दाम उठाने होंगे।
ईरानी सदर का कहना था कि अगर तमाम फरीकैन और खुसूसन अमरीका और ईरान इस मामले को हल करने के लिए संजीदा हैं, तो अमरीका तमाम पाबंदियां खत्म करे और ईरान मुआहदे की पासदारी पर अमल दरामद शुरू कर दे तो मामला आसानी से हल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि ये सब 1-2 दिन में हो सकता है। अगर अमरीका संजीदा रवैये से मसले के हल की तरफ इकदाम करे तो इस हफ्ते ये मामला तय हो सकता है। हसन रूहानी का कहना था, क्या मौजूदा अमरीकी इंतजामिया इस बात को नहीं समझती कि गुज़िश्ता हुकूमत ने मुआहदे से निकलने की गलती की? उन्होंने कहा कि अगर मौजूदा हुकूमत इस गलती को समझती है तो उसे तस्लीम करे और तयशुदा मुआहदे की मुकम्मल पासदारी करे। यमन में लाखों अफराद को भूख से बचाने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा ने डोनर ममालिक से इमदाद की अपील कर दी है। यमन की 29% आबादी गुर्बत का शिकार है और 23 लाख बच्चे खुराक की शदीद किल्लत का सामना कर रहे हैं। आइए ये रिपोर्ट आपके साथ भी शेयर करते हैं। यमन में जारी खाना जंगी और बदअमनी से मुल्क की मईशत तबाहाल हो चुकी है और मुल्क की 29% आबादी गुर्बत का शिकार है, जबकि 23 लाख बच्चे शदीद ग़िज़ाई किल्लत का सामना कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने डोनर ममालिक से अपील की है कि रवां बरस यमन में कई मिलियन अफराद को खुराक फराहम करने के लिए $3.85 अरब की रकम दरकार है। आलमी खबर रिसां इदारे के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरस का कहना है कि यमन में अमन के क़याम के लिए फौरी जंग बंदी और फरीकैन के माबैन इत्तेमाद की फिजा को बहाल करने के लिए मुज़ाकरात समेत अक़वाम मुत्तहिदा की निगरानी में सियासी अमल के आगाज का होना बहुत जरूरी है, जिससे आलमी बिरादरी की हिमायत हासिल हो। उन्होंने कहा कि यमन में पैदा होने वाले इंसानी अलमियों को रोकने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा ने आला सतह का इजलास तलब किया है, जिसमें डोनर ममालिक से इमदाद की अपील की गई है। सेक्रेटरी जनरल गुतरस का कहना था कि ये कड़वा सच है कि अगले साल भी हमें ये इजलास बुलाना पड़ेगा और शायद ये सिलसिला जंग के खात्मे तक जारी रहे। अक़वाम मुत्तहिदा में तैनात चीन के नायब मुस्तकिल मंदूब डाई बिंग का कहना था कि चीन ने 2017 से 2020 तक यमन को 11,000 टन खुराक की इमदाद भेजी है। कोरोना वबा के बाद चीन ने यमन को कोरोना टेस्टिंग किट्स, मास्क और दूसरा हिफाजती सामान मुहैया किया है। चीन के मंदूब का कहना था कि उनका मुल्क यमन की खुराक और तिब्बी इमदाद जारी रखेगा। अक़वाम मुत्तहिदा ने डोनर ममालिक से कहा है कि यमन के बहरान से निपटने के लिए मुश्तरका कोशिशों की जरूरत है, क्योंकि यमन के 2 करोड़ लोगों को फौरी इमदाद की अशद जरूरत है और लोगों की अक्सरियत कहत का सामना कर रही है। अक़वाम मुत्तहिदा की इजलास को बताया गया है कि यमन में जारी खाना जंगी के सबब 40 लाख लोग बेघरी का शिकार हैं और 23 लाख बच्चे ग़िज़ाई किल्लत का सामना कर रहे हैं। आलमी इदारे के मुताबिक इनमें से 4 लाख बच्चे ऐसे हैं जिन्हें अगर फौरी खुराक फराहम न की गई तो वो मौत के मुंह में जा सकते हैं। म्यांमार में फौजी बगावत के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज अब भी जारी है। जमहूरियत के हामी मुजाहिरीन पर पुलिस की फायरिंग से कई अफराद हलाक हो गए हैं। म्यांमार की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। म्यांमार में होने वाली फौजी बगावत के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज का सिलसिला जारी है। रवां हफ्ते मुजाहिरीन पर पुलिस की फायरिंग से मुतादिद अफराद हलाक हो चुके हैं। आलमी खबर रसां इदारे के मुताबिक म्यांमार में फोर्सेज ने फौजी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन पर फायरिंग कर दी, जिससे मुतादिद अफराद हलाक हो गए और कई लोगों के जख्मी होने की इत्तलात हैं। फौजी बगावत के बाद म्यांमार में हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए और गुज़िश्ता कई दिनों से मुल्क गिर एहतजाज का सिलसिला जारी है। रवां हफ्ते म्यांमार में सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में मुतादिद अफराद मौके पर हलाक हो गए। फोर्सेज ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए रबड़ की गोलियां चलाईं और आंसू गैस की शेलिंग की। म्यांमार में जमहूरियत की बहाली का मुतालबा करने वाले लोगों का मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज जारी है। दारुल हुकूमत यंगून समेत कई शहरों में पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ मुजाहिरीन की झड़पों का सिलसिला जारी है, जिसके नतीजे में सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से क्रैकडाउन में शिद्दत आ चुकी है, जिससे हर गुजरते दिन के साथ हलाकतों में इजाफा हो रहा है और गिरफ्तारियों की तादाद सैकड़ों से हजारों की हद तक पहुंच चुकी है। दूसरी जानिब आंग सान सूची के खिलाफ गैर कानूनी रेडियो रखने और कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ने के इल्जामात में मुकदमात का इंदराज किया गया है और वो इन मुकदमात का सामना कर रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के सफीर ने गुज़िश्ता बुध को म्यांमार की तारीख का खूनी दिन करार दिया। उनका कहना था कि 50 से जायद अफराद हलाक हो चुके हैं। आलमी फौजदारी अदालत इसराइल की तरफ से फलस्तीन के इलाकों में मुबैना जंगी जराइम के खिलाफ तहकीकात का आगाज करेगी। फलस्तीन ने अदालत के इस इक़दाम का खैर मकदम किया है। आइए तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में।
आलमी फौजदारी अदालत ने फ़लस्तीन में इसराइल के जंगी जराइम की तहकीकात शुरू करने का ऐलान कर दिया है। अदालत के प्रोसिक्यूटर का कहना है कि फ़लस्तीन के इलाकों में होने वाले जंगी जराइम और तसादुम के हवाले से बाकायदा तहकीकात का आगाज जल्द होगा। इसराइल और अमरीका आलमी फौजदारी अदालत के इस इकदाम से नाखुश हैं और इसकी शदीद मुखालफत कर रहे हैं। आलमी खबरसां इदारे के मुताबिक आलमी फौजदारी अदालत की प्रोसिक्यूटर फताह बेनसोदा से अपने एक बयान में कहा है कि इसराइल के फ़लस्तीन में जंगी जराइम के खिलाफ तहकीकात आज़ादाना, गैर जानिबदाराना और बगैर किसी खौफ और हिमायत के की जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि इसराइल के खिलाफ जंगी जराइम की तहकीकात के लिए 2019 में गजा की पट्टी में इसराइली फौजी कार्रवाइयों और मगरबी किनारे में इसराइली आबादकारी की सरगर्मियां ठोस जवाब मुहैया करती हैं। इसराइल ने आलमी फौजदारी अदालत की जंगी जराइम की तहकीकात के आगाज को मुस्तरद करते हुए कहा है कि रुकन न होने की वजह से अदालत इसराइल के खिलाफ किसी भी किस्म की कार्रवाई का इख्तियार नहीं रखती। आलमी फौजदारी अदालत ने इसराइल के एतराज पर गुज़श्ता माह ही फैसला दिया था कि उसे मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों की सूरत हाल पर इख्तियार हासिल था, जिस पर इसराइल ने 1967 की मशरिक़ वुस्ता की जंग के दौरान कब्जा किया है। आलमी फौजदारी अदालत के जजेस ने अपने फैसले में कहा था कि उनका ये फैसला हेग में कायम अदालत की बुनियाद रखने वाले दस्तावेजात के दायरा इख्तियार के उसूलों पर मबनी है और इससे रियासत या कानूनी हुदूद का तयन करने की कोशिश की जरूरत नहीं। आलमी फौजदारी अदालत जंगी जराइम, नस्ली फसादात और नस्ल कुशी जैसे इंसानियत सोज इकदामात के खिलाफ सुनवाई की आखिरी अदालत है। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौरे हुकूमत में आलमी फौजदारी अदालत को अफगानिस्तान में होने वाले जंगी जराइम और उनमें अमरीकी फोर्सेस के मुलव्वस होने के हवाले से तहकीकात करने की पादाश में पाबंदियों का निशाना बनाया गया था। आलमी फौजदारी अदालत फ़लस्तीन के इलाकों में होने वाले जंगी जराइम की तहकीकात के दौरान दोनों फरीकैन की जांच पड़ताल करेगी और सूरत हाल का मुकम्मल जायजा लेगी। अगले मरहले में इसराइल और फ़लस्तीन के हुकाम की तरफ से की गई तहकीकात को परखेगी और दोनों फरीकैन की तहकीकात की तरफ काविशों का खोज लगाएगी। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने रूस में हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा अलेक्सी नावल्नी को जहर देने की साजिश के इल्जाम में रूस के हुकूमती ओहदेदारों पर पाबंदियां आयद कर दी हैं। आइए तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने रूस में हिज़्ब इख्तिलाफ के अहम रहनुमा अलेक्सी नावल्नी को मुबैना तौर पर जहर देने की साजिश के इल्जाम में रूस के बाज़ हुकूमती ओहदेदारों पर पाबंदियां आयद कर दी हैं। आलमी खबर रसां इदारे के मुताबिक व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी जेन साकी ने प्रेस ब्रीफिंग देते हुए कहा है कि अमेरिका ने 7 रूसी हुकूमती ओहदेदारों के खिलाफ पाबंदियां आयद कर दी हैं। ये पाबंदियां केमिकल एंड बायोलॉजिकल कंट्रोल एक्ट के तहत आयद की गई हैं, जिनमें ऐसे केमिकल्स की दरामद और वीजे के हुसूल पर पाबंदियां शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस कम्युनिटी मुकम्मल एतमाद से ये कह रही है कि रूसी फेडरल सिक्योरिटी सर्विस ने अलेक्सी नावल्नी को 20 अगस्त 2020 को जहर दिया। व्हाइट हाउस की तर्जुमान का कहना था कि केमिकल्स को बतौर हथियार इस्तेमाल करना आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। उन्होंने कहा, हमारा ये अमल अमरीकी हुकूमत की तरफ से उठाए गए इक़दामात का अक्कास है और हम कांग्रेस के साथ मिलकर केमिकल एंड बायोलॉजिकल कंट्रोल एक्ट पर अमल दरामद को यकीनी बना रहे हैं। तर्जुमान का कहना था कि अमरीका और उसके इत्तेहादी रूस के खिलाफ फैसला करने में मुत्तहिद हैं। हम रूसी हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर बिला मशरूत नावल्नी को रिहा करे। उन्होंने कहा, अमेरिका और रूस के ताल्लुकात पेचीदा नोयत के हैं और हम इस हवाले से मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। न हम रूस से अपने ताल्लुकात को दोबारा से बेहतर करना चाहते हैं और न ही हम रूस के साथ कोई इश्तियाल बढ़ाना चाहते हैं। व्हाइट हाउस की तर्जुमान का कहना था कि हम ये काम यूरोपीय यूनियन के साथ मिलकर कर रहे हैं और इसका मकसद रूस को पैगाम देना है। बिलाशुबा हमारी हुकूमत समझती है कि ये मरासिम बहुत पेचीदा हैं। उन्होंने कहा, सदर जो बाइडन ने सदर पुतिन पर वाज़ेह कर दिया था कि हमारी ख्वाहिश क्या है। हम अभी सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं और हम अपना हक महफूज रखते हैं कि हम किसी नतीजे पर पहुंचने के बाद कोई और इक़दामात करें। जेन साकी का कहना था कि हमने ये फैसला दहाइयों के तजर्बात की बुनियाद पर किया है, जिसमें हमारी कौमी सलामती टीम की तजावीज़ भी शामिल हैं, जिनका ख्याल है कि ऐसे फैसलों से मुस्तकबिल में ऐसे इक़दामात को रोकने के लिए मुअस्सर मदद मिलेगी। ताहम इन फैसलों के बावजूद ताल्लुकात का सिलसिला भी जारी रहेगा। उन्होंने कहा, मौजूदा अमरीकी इंतजामिया गुज़िश्ता अमरीकी हुकूमत की निस्बत रूस के साथ मुख्तलिफ ताल्लुकात की नीयत रखती है। अमरीकी वजारत खजाना की जानिब से जिन रूसी ओहदेदारों पर पाबंदियां आयद की गई हैं, इनमें रूसी इंटेलिजेंस एजेंसी के डायरेक्टर अलेक्जेंडर बोर्टनिकोव, क्रेमलिन डोमेस्टिक पॉलिसी डायरेक्टरेट के सरबराह आंद्री यारिन,
نائب وزیر دفاع الیکسی کریوروچکو اور پاول پوپوف سمیت سابق وزیر اعظم سرگئی کیریگینکو بھی شامل ہیں۔ بائیڈن انتظامیہ ناولنی کے قتل کی سازش کا الزام روسی صدر پر عائد کرتی رہی ہے، تاہم امریکہ نے ان پر پابندی عائد نہیں کی۔ امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس نے رواں ہفتے امریکی میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ پابندیوں کے اعلان سے امریکہ نے واضح کر دیا ہے کہ کسی بھی صورت میں کسی جگہ پر کسی کے خلاف کیمیائی ہتھیاروں کا استعمال ناقابل قبول ہے۔ انہوں نے کہا، ہم روس سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کے حوالے سے عالمی کنونشن کا احترام کرے اور اپنے کیمیائی ہتھیاروں کا پروگرام ختم کرنے کا اعلان کرے۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے امریکہ کے اس اقدام کے بعد خبردار کیا ہے کہ روس اس معاملے پر جوابی اقدامات اٹھائے گا اور روس کا جواب مناسب اور برابری کی سطح کا ہوگا۔ آسٹریلیا میں نوجوان طلباء نے موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات سے محفوظ رہنے کے لیے میلبورن کی وفاقی عدالت میں مقدمہ پیش کیا ہے، جس میں آسٹریلوی وزیر ماحولیات کو موسمیاتی تبدیلیوں سے تحفظ دینے کا ذمہ دار قرار دیا ہے۔ آئیے تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ آسٹریلیا میں موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات اور فضا میں کاربن کی تعداد کم کرنے کے لیے طلبہ کے گروپ نے مہم کا آغاز کر دیا ہے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق 8 رکنی طلبہ کے گروپ نے موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات سے محفوظ رہنے اور ماحول کو کاربن کے اخراج سے تحفظ دینے کے لیے مہم کا آغاز کر دیا ہے، جس میں میلبورن کی وفاقی عدالت سے استدعا کی گئی ہے کہ وہ کوئلے کی کان کنی کے حوالے سے اقدامات کرے۔ اگر عدالت میں مقدمہ پیش کرنے والے اس گروپ کے دلائل کو تسلیم کر لیا گیا تو آسٹریلیا میں کوئلے کی کان کنی کے کام کو وسعت دینا اور اس کی منظوری لینا بہت مشکل اور پیچیدہ عمل ہو جائے گا۔ انجلی شرما کا کہنا تھا کہ اب وہ اپنا یہ مقدمہ عدالت میں پیش کر رہی ہیں، جس میں انہوں نے عدالت سے استدعا کی ہے کہ وہ اس بحران کا ادراک رکھیں کہ وزیر ماحولیات سوسن لی کا فرض ہے کہ وہ نوجوان نسل کو ان موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات سے محفوظ رکھیں۔ عدالت سے کہا گیا ہے کہ اگر وہ کوئلے کے وکی منصوبے کی توسیع کی منظوری دیتی ہے تو وہ اپنے فرائض منصبی سے روگردانی کے مرتکب ہوگی، کیونکہ اس منصوبے سے 370 ملین ٹن کاربن کا اخراج ہوگا۔ اس گروپ کے وکیل ڈیوڈ برڈن کا کہنا ہے کہ رواں ہفتے 8 رکنی طلبہ کے گروپ نے عدالت میں وزیر ماحولیات کے خلاف مقدمہ پیش کیا ہے تاکہ وہ موسمیاتی تبدیلیوں کے ممکنہ اثرات سے خود کو محفوظ رکھ سکیں۔ اس گروپ کی قانونی مشیر بریگیڈ آرتھر کا کہنا ہے کہ ہمیں تحقیقی مقالے لکھنے اور منصوبہ بندی کرنے کی بجائے فوری عملی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا، ہم نے نوجوانوں کو تعلیم دی ہے کہ وہ معاشرے میں مفید شہری کے طور پر متحرک کردار ادا کریں۔ بنیادی طور پر یہ نوجوان اپنی سمجھ بوجھ سے عملی اقدامات کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں، جس سے تسلی ہوتی ہے کہ ہم نے آنے والی نسلوں کو جو کچھ پڑھایا اور سکھایا ہے وہ اس کا شعور رکھتے ہیں اور کچھ کرنے کے لیے بےتاب ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آسٹریلیا میں اس سے پہلے ایسی کوئی مثال موجود نہیں ہے کہ ایسا کوئی مقدمہ عدالت میں لایا گیا ہو جس میں آنے والی نسلوں کو موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات سے محفوظ رکھنے کے لیے اقدامات کی درخواست کی گئی ہے، جس میں عدالت سے کہا گیا ہے کہ معاشرے میں نئے مسائل کا ادراک رکھتے ہوئے اس مسئلے کا حل تجویز کرے اور موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات سے محفوظ بنانے کے لیے کان کنی کے نئے قوانین بنائے۔ وفاقی عدالت میں مقدمہ آسٹریلیا سے تعلق رکھنے والے 8 رکنی گروپ کی طرف سے پیش کیا گیا ہے، جس کی سماعت 5 روز تک کی جائے گی، لیکن توقع کی جا رہی ہے کہ اس حوالے سے فیصلے کو کئی مہینے لگ سکتے ہیں۔ اس گروپ کی سربراہ انجلی شرما کا کہنا ہے کہ موسمیاتی تبدیلیوں کا بحران کئی دہائیوں سے جاری ہے، جس کی وجہ سے قدرتی آفات کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے اور یہ موسم زندگی کو برقرار رکھنے میں مشکلات میں اضافے کا باعث بن رہے ہیں۔ بحران بلا تفریق ہر رنگ، ہر نسل، ہر امیر، ہر غریب اور دنیا کے ہر خطے کو اپنی زد میں لے رہا ہے۔ انہوں نے کہا، مجھے یہ سن کر خوف آتا ہے کہ بحر الکاہل میں موجود جزیرے سمندر میں ڈوب جائیں گے اور مجھے بہت خوف ہے کہ جنگلوں میں آگ، سیلاب اور قحط کا خطرہ ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھ رہا ہے۔ اگر آپ چاند کی سیر کے خواہش مند ہیں تو جاپان سے رابطہ کیجیے۔ جاپان کے ارب پتی ماؤزاوا نے چاند کی سیر کو جانے کے لیے 8 مزید لوگوں کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے انتخاب کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ آئیے یہ انٹرسٹنگ رپورٹ آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں۔ جاپان کے ارب پتی یوساکو مائیزاوا نے چاند کی سیر کو جانے کے لیے مزید 8 لوگوں کا انتخاب کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق جاپانی ارب پتی
مائزاوا اسپیس ایکس کے ذریعے چاند کی سیر کو جائیں گے اور چاند کی سیر کا سفر سن 2023 میں کیا جائے گا۔ مائزاوا کا کہنا ہے کہ اسپیس ایکس منصوبے کے مطابق مکمل تیاری کر رہی ہے اور انہیں امید ہے کہ وہ اپنے شیڈول کے مطابق چاند کی سیر کو جا سکیں گے۔ انہوں نے کہا، پہلے مجھے یہ خوف تھا کہ شاید ہمارے سفر میں تاخیر ہو جائے، لیکن اب مجھے مکمل یقین ہے کہ ہمارا سفر شیڈول کے مطابق ہوگا۔ مائزاوا کا کہنا ہے کہ میرے خیال میں تنوع سے کائنات میں حسن ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ چاند کے سفر کو جانے والے لوگ مختلف شعبوں میں مہارت رکھنے کے حامل ہوں۔ حقیقت میں وہ ایسے لوگوں کو تلاش کر رہے ہیں جو مختلف حوالوں سے یکتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ان کا تجسس انہیں چاند کی سیر کو مائل کر رہا ہے اور وہ خلا میں جا کر دنیا میں اپنی ہستی کو سمجھنا اور پرکھنا چاہتے ہیں۔ مائزاوا نے کہا، خلا میں جا کے زمین کو مکمل طور پر دیکھنے کا موقع ملے گا۔ انہوں نے کہا، میرے خیال میں جو بھی شخص کوئی تخلیقی کام کرتا ہے وہ آرٹسٹ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ چاند کے سفر کو جانے کے لیے میرے ساتھ ایسے ہم سفر ہوں جو خود کو آرٹسٹ سمجھتے ہوں۔ اسپیس ایکس کے بانی اور چیف ایگزیکٹو آفیسر ایلن مسک کا کہنا ہے کہ ڈیئر مون مشن پہلا نجی سفر ہوگا جس کے لیے اسپیس ایکس اہتمام کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا، یہ پہلی کمرشل اسپیس فلائٹ ہوگی جو زمین کے مدار سے نکل کر انسانوں کو ساتھ لے کر چاند کے سفر کو روانہ ہوگی۔ مائزاوا کا کہنا ہے کہ چاند کے سفر کو ساتھ لے جانے کے لیے لوگوں کے انتخاب کے لیے سب سے پہلے ان کا طبی معائنہ کیا جائے گا، جس کے بعد وہ اس کا انٹرویو لیں گے اور حتمی فہرست میں اس کی شمولیت کا فیصلہ کریں گے۔ چاند کے سفر کو جانے کے لیے امیدواروں کو طبی معائنے میں خود کو فٹ ثابت کرنا ہوگا۔ اس سفر کا سارا خرچ جاپانی ارب پتی اٹھائیں گے۔ چاند کی سیر کا سفر 1 ہفتے پر محیط ہوگا اور یہ سفر اسپیس ایکس کمپنی کے اسٹار شپ نامی اسپیس کرافٹ سے طے کیا جائے گا۔ تو ویورز، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتے ہیں آج کا پروگرام بھی آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ ہمیں اپنے قیمتی فیڈ بیک سے آگاہ کرنا نہ بھولیے گا۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے worldview@ptv.com.pk۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ نیکسٹ ویک ہم پھر حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔